हेलो स्टूडेंट। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको कुछ वाइवा क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब में पूछे जाते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा वो इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड होंगे या डायरेक्टली यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अगर आप इसे तैयार कर लेते हो देन आपके 80 to 90% क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे जो एग्जामिनर्स आपसे पूछता है। तो without wasting time, let's look the first question. जो पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यहीं से शुरुआत भी होती है। तो जो पहले बच्चे जाते हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, व्हाट इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। तो मैं आपको अगर एक डेफिनेशन वाइज कहूँ तो ये क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो एक ग्राफिकल लैंग्वेज है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं बहुत इफ़ेक्टिव वे में, बहुत कन्वीनियंट वे में और बहुत स्पीड के साथ। आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा इसमें लिखने या कुछ इलस्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली इफ़ यू नो द कन्वेंशन, इफ़ यू नो द कोड्स, इफ़ यू नो द वे हाउ टू रिप्रेजेंट द थिंग्स, यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज़ इन वेरी कन्वीनियंट मैटर। और ये कम्युनिकेबल होगा, मीन्स अगर कोई दूसरा जो भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैंग्वेज को जानता है बहुत अच्छे तरीके से उसे समझ सकता है। इट मीन्स ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन की तरह काम करता है, इसलिए हम इसे जो है क्या बोलते हैं, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं इंजीनियर्स के लिए। बाकी इसमें मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन गो थ्रू दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्केल। स्केल जो है एक बहुत ही बेसिक आई थिंक कॉन्सेप्ट है जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी है। तो कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है भाई इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। तो पहला तो पर्पज़ ये है कि आप टू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए फुल रिड्यूस्ड एंड इनलार्ज्ड स्केल। मतलब आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत बड़ी चीज़ को बहुत सीमित यानी बहुत लिमिटेड स्पेस में रिप्रेजेंट करना होता है विदाउट अफेक्टिंग इट्स ओरिजिनल साइज, सॉरी ओरिजिनल शेप। तो आपको उसके शेप को बिना अफेक्ट किए हुए आपको उन्हें रिड्यूस्ड स्केल पे दिखाना होता है और कई बार बहुत छोटी चीज़ को हमें थोड़ा इनलार्ज करके दिखाना होता है। बट ये ध्यान रखना होता है कि उनके शेप में कोई चेंजेस ना आए, यानी एक रेशियो में हम उन चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो स्केल आपको इस काम में काफ़ी हेल्प करता है, यानी आपको रेशियो मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। दूसरा इसका काम है कि आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, डायमेंशंस को मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह के ये स्केल के कुछ पर्पज़ हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप वहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड सॉलिड्स। ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो अगर आप इसमें बताना चाहें जैसे पॉइंट के बारे में बताएं, तो पॉइंट का डायमेंशंस जो है वो कुछ नहीं होता एज़ कम्पेयर टू हमारे जो सीटिंग है, ड्राइंग सीट है, अगर उससे कंपेयर करोगे तो उसमें ना तो विड्थ होती है, ना डेप्थ होती है, ना उसकी लेंथ होती है। तो इस तरह वो एक डायमेंशन लेस है, तो हम उसे जीरो डायमेंशन के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट होता है वो उसमें जीरो डायमेंशंस होते हैं। लाइन क्या होता है, तो लाइन एज यूजुअल लाइन में हमेशा लेंथ होगी, लेकिन उसकी जो अदर दो डायमेंशंस होंगी वो नहीं होंगी। जैसे आपका लेंथ होगा, विड्थ नहीं होगा, हाइट नहीं होगी, यानी दो डायमेंशंस यहाँ पे जीरो हैं, केवल एक डायमेंशन है, तो हम बोलेंगे कि सिंगल डायमेंशंस का है या वन डायमेंशंस का है। तो लाइन बनती कैसी है, अब अगर एक ही डायरेक्शन में बहुत सारे पॉइंट्स को आप पास पास रखते चले जाइए और इन सबको मिला दीजिए तो एक लाइन ही तो बनेगी। तो इस तरीके से आप लाइन को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है प्लेन। अब बहुत सारी लाइंस को आप पास पास रखते चले जाइए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को अगर हम पास पास रखते चले जाएं तो वो क्या बनाएगा, एक प्लेन बनाता है। और प्लेन में दो डायमेंशंस होती हैं, उसकी लेंथ होगी, उसकी विड्थ होगी, लेकिन उसमें थिकनेस या हाइट नहीं होगी। इसी तरीके से सॉलिड्स है, तो सॉलिड्स अगर हो रहा है तो वो एक 3D ऑब्जेक्ट की तरह होगा, यानी उसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगा और आपका हाइट भी होगी, यानी पूरी तरीके से आपको 3 डायमेंशंस मिलती हैं और इस वजह से वो हम उसे सॉलिड के तौर पे बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशन एंड कोड। ऑब्वियसली कन्वेंशन एंड कोड जो होते हैं वो एक गाइडलाइंस होती हैं जिसमें कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, मेथड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। उसमें आपको
सब कुछ एक प्रॉपर वे में एक तरीके से दिया होगा, आपको उन्हें फॉलो करना होता है ताकि आपकी जो लैंग्वेज है, यानी जो हमारी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वाइडली एक्सेप्टेड हो। मीन्स आपको ये नहीं कि आप अपना कुछ चलाएंगे। हमारे इंडिया में जैसे BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ऐसे ही हमारे जो बाहर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके थ्रू जो है ये कोड्स और कन्वेंशंस हमें मिलते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस। जैसे इसमें आंसर के तौर पे भी आप देख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मैटर विद द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड साइन और सिंबल ऑन द ड्राइंग इज नोन एज कन्वेंशन। ओके, the purposes of convention and code is to make the uniformity and to make drawing conventions simple and easy to understand. Okay, तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय RF एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ RF। कई बार ये सिंपल आपको RF बोला जाएगा और या कम आप एग्जामिनर आपसे पूछेगा भाई RF क्या होता है। तो RF का पहली बात फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और RF को जैसे मान लीजिए ये इसका यूज़ कहाँ पे है, इसका यूज़ होता है जब हम रिड्यूस्ड और इनलार्ज्ड स्केल यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। कैसे यूज़ करोगे, अगर आपको ड्राइंग शीट पे जो हमें लेंथ लेनी है वो मुझे चाहिए, तो मैं RF को एक्चुअल जो लेंथ है या एक्चुअल जो साइज़ है या विड्थ है, हाइट है, डेप्थ है, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अपनी ड्राइंग शीट पे जो लेंथ लेनी है, करस्पॉन्डिंग लेंथ लेनी है, वो मुझे वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको अगर RF डिफाइन करना है तो इट इज़ रेशियो ऑफ ड्राइंग लेंथ ऑन एक्चुअल लेंथ। और सबसे बड़ी चीज़ कि लेंथ ऊपर भी है और नीचे भी है, तो लेंथ की यूनिट्स दोनों तो ऊपर नीचे सेम है, तो ये यूनिट लेस होगी। तो ये चीज़ ये ध्यान आप रखना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए लाइन। तो मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ आपको कुछ चीज़ें। ट्रेस क्या होता है, किसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, उसके इंड्स को एक्सटेंड करूँ, और वो अगर किसी स्टैंडर्ड प्लेन, जैसे स्टैंडर्ड प्लेन कौन से होते हैं, HP और BP, अगर वो उन्हें कहीं पे कट कर रहा है, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा प्लेन को, सिर्फ प्लेन को ध्यान रखना है, रेफरेंस लाइन को नहीं। अगर वो प्लेन को कहीं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा वही उसका ट्रेस होगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि लाइन के इंड्स को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, लाइन कहीं, जैसे देखो अगर लाइन पैरेलल है दोनों प्लेन के तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे इसका कोई ट्रेस नहीं है। अगर लाइन को हम थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें तो वो उसे हम एक्सटेंड करें तो कहीं ना कहीं या किसी ना किसी HP और BP को कट करेगा, तो जहाँ पे ये कट करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर लाइन HP के इंक्लाइंड है तो इस पे जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा, इसका जो है हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा, और अगर लाइन जो है वो BP के इंक्लाइंड है तो इसका वर्टिकल ट्रेस होगा। आई थिंक इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर वो लाइन जो है रेफरेंस लाइन से कट कर रही है तो उसका ट्रेस हम नहीं कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक लाइन है और एक प्लेन है, इनका ट्रेस अगर मैं करूं, इनके ट्रेस पॉइंट को फाइंड आउट करूं तो उनका शेप क्या होगा, यानी व्हाट इज द डिफरेंस इन द शेप ऑफ ट्रेस ऑफ ए लाइन एंड ए ट्रेस ऑफ ए प्लेन। सो ऑब्वियसली अगर लाइन को एक्सटेंड करोगे तो कहीं किसी पॉइंट पे ही जाके मिलेगा, तो आपको यानी लाइन का जो ट्रेस होगा वो पॉइंट होगा। और प्लेन को एक्सटेंड करोगे, सिमिलरली ऑब्वियसली अगर कोई प्लेन है उसे एक्सटेंड करोगे तो वो कैसे जाके मिलेगी, किसी प्लेन पे, एक लाइन के थ्रू मिलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि प्लेन का जो ट्रेस होगा वो लाइन होगा और जो हमारा लाइन का ट्रेस होगा वो पॉइंट होगा। तो ये चीज़ को भी आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन में है कि अगर मुझे स्केल करना है, अगर मुझे स्केल कंस्ट्रक्ट करना है तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, What are the requirements for the construction of a scale? So आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे मुझे कितना मैक्सिमम डिस्टेंस मेजर करना है, पहले रिक्वायरमेंट। दूसरा RF हमें पता होना चाहिए, RF मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है स्केल की, वो mm में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, किस में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर दी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्राइंग शीट्स एंड पेंसिल। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और आपसे भी पूछा जाएगा, 100% मैं आपसे बोल रहा हूँ। पहली चीज़ तो समझिए कि ड्राइंग शीट्स जो होती हैं उनका एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, जिसमें हम A1, A2, A3, A4 इस तरीके से, जो हमारे प्रिंटर में जो होम प्रिंटर्स होते हैं, ऑफिस प्रिंटर होते हैं, उसमें जो सीट लगी होती है वो A4 की होती है। यानी जो हमारी नोटबुक होती है जनरली जो विदाउट रूल आती हैं वो A4 साइज़ के पेपर होते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यानी नंबर जब रिड्यूस होता है A3, A2, A1, तो जो साइज़ होगी वो बढ़ती जाएगी। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो, यानी A1 जो होगा वो A2 से बड़ा होगा, A2 A3 से बड़ा होगा, A3 जो है A4 से बड़ा होगा। इस तरीके से इनका नोटेशन है और इनका तरीका है कहने का। इसी तरीके से पेंसिल्स की बात करिए,
पेंसिल्स जो होती हैं वो हार्ड टाइप की पेंसिल होती हैं और सॉफ्ट टाइप की पेंसिल्स होती हैं। हार्ड टाइप की पेंसिल जो होंगी उनकी मार्किंग हमेशा लाइट होगी, यानी अगर आप उनसे मार्क करोगे तो आपको लाइट मार्क मिलेगा, ठीक है। और जो सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं उनकी मार्किंग हमेशा डार्क होगी, डीप बनाएंगे वो, और उनकी जो थिकनेस होगी, नहीं जो लाइन की थिकनेस होगी वो मोटी होगी। वहीं जो हार्ड पेंसिल्स होती हैं बहुत ही शार्प लाइन खींच सकती है। अब इनका नॉमेनक्लेचर कैसा है? जो हमारी हार्ड पेंसिल्स होती हैं वो H, 2H, 3H, 4H इस तरीके से सीरीज़ में आगे बढ़ती हैं। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे हमारे पेंसिल की हार्डनेस बढ़ती जाएगी। बीच में HB पेंसिल होती है, यानी HB पेंसिल थोड़ी सी हार्ड और थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, यानी दोनों का मिक्सचर होता है, मीडियम मान सकते हो। इसके ऊपर अगर आप 1H, 2H, 3H जाते हो तो आपकी पेंसिल की हार्डनेस बढ़ती है। और अगर आप सॉफ्ट पेंसिल्स की बात करो तो सॉफ्ट पेंसिल्स को B सीरीज से डिनोट करते हैं, और वहाँ पे हम लिखते हैं B, 2B, 3B, 4B इस तरीके से। तो हमारी जो पेंसिल्स की जो इंक्रीजिंग नंबर्स हैं वो हमारी सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करती है, यानी जितना ऊपर जाओगे आपकी सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप ड्राइंग शीट्स और पेंसिल्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर दी प्रोजेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नॉट ड्रॉन इन सेकेंड एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आपसे पूछा जाएगा। तो पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारा जो क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसमें प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस को इमेजिन करिए, एक वर्टिकल प्लेन होगा और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। तो हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा इन्हीं क्वाड्रेंट्स में हम उनको रखकर इमेजिन करते हैं, ठीक है। और इमेजिन करने के बाद जब हमें ड्राइंग शीट उतारना होगा तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं और वर्टिकल प्लेन को एज इट इज रख देते हैं। तो अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट में रखा और उसके प्रोजेक्शंस लिए तो फिर क्या होगा, आपकी जो वर्टिकल प्लेन है वो तो एस्थेटिक है, बट आपकी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम जाएगी। तो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी। तो जब ओवरलैप कर जाएंगी तो जो प्रोजेक्शंस जो हमने ड्रॉ करे हैं वो भी तो ओवरलैप करेंगी, और इस तरह से आपका कंफ्यूजन होगा, आपके डायमेंशन सही नहीं होंगे, आपकी मार्किंग सही नहीं होगी। इसलिए ये सिचुएशन दो जगह पे आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी वजह से हम इनमें ड्राइंग्स को नहीं बनाते हैं, हमारे लिए सूट नहीं करता है। हम केवल फर्स्ट एंगल में और थर्ड क्वाड्रेंट में यानी थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये इस क्वेश्चन को आंसर आप अच्छी तरीके से दे सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज आइसोमेट्रिक व्यू? आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है, पहली चीज़ समझ लीजिए कि हम आइसोमेट्रिक व्यू में 3 डायमेंशंस को व्यू करते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है, ऐसा ड्राइंग है जिसमें हम जिसमें डिज़ाइनर जो होता है उसको अलाउ होता है कि वो जो 3 डायमेंशंस ऑब्जेक्ट को है उसको 2D में रिप्रेजेंट कर सके, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि उसके 3 डायमेंशंस को हम देख सकें। तो यानी जो आप अपने पिक्चर्स देखते हो अपने बुक्स में, अपने उसमें, वो सारे किस तरह के व्यू हैं, वो आइसोमेट्रिक व्यू हैं। उसमें हमें 3 डायमेंशंस दिखती हैं, यानी उसकी लेंथ भी दिखती है, विड्थ भी दिखती है और हाइट भी दिखती है। तो हमेशा जब भी आप आइसोमेट्रिक व्यू की बात कर रहे हो, यानी 3D की बात कर रहे हैं हम लोग, इस चीज़ को आप यहाँ से रिलेट करते हो। और ये टेक्निकल ड्राइंग में यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट को जो 3D में है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो 3 डायमेंशनल है, उसको मुझे 2D पेज पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं आइसोमेट्रिक व्यू का यूज़ करूँगा, ठीक है। और इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ऑब्वियसली अभी तक हम यही बात कर रहे थे, तो जो हमारे वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यही प्रिंसिपल प्लेन्स हैं। और जो वर्टिकल प्लेन है वो हम फ्रंट व्यू के लिए यूज़ करते हैं, और जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो टॉप व्यू के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो प्रोफाइल प्लेन होते हैं, यानी जो साइड में दिखती हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो व्यू होती है, उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम प्रोफाइल प्लेन का यूज़ करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, ये तीनों प्लेन एक दूसरे पे से 90 डिग्री पे होते हैं। ये आई थिंक ऑब्वियस है और आप समझते भी हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेक्शनिंग ऑफ सॉलिड एंड सेक्शन प्लेन? ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बट सपोज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर दे सकते हो। एक्चुअली कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें इंटरनल पार्ट नहीं पता होता। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसके इंटरनल व्यू को जानना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी प्लेन की कल्पना करते हैं और एक इमेजिनरी प्लेन को ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो बीच से ऑब्जेक्ट को कट कर रहा होगा। तो इस तरह से हमें इंटरनल डिटेलिंग मिल जाती है कि अंदर में क्या क्या चीज़ें हो सकती, होल है वहाँ के डायमेंशंस में मटेरियल है कि नहीं है, या कोई स्लॉट दिया गया है, इस तरह की जानकारी हमें सेक्शनिंग से मिलती है। तो ये जो मेथड है इस तरह का इमेजिनेशन का, जिसमें एक इमेजिनरी प्लेन की कल्पना की जाती है, उसे हम सेक्शनिंग ऑफ सॉलिड्स बोलते हैं। और जिस प्लेन से, और जो प्लेन ऑफ कटिंग होता है, उसे हम सेक्शन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, जनरली जब आपको 45 डिग्री पे झुकी लाइंस मिले, बहुत पास में पैरेलल लाइंस मिले 45 डिग्री पे, नंबर ऑफ लाइंस मिले किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, तो समझ लीजिए कि वो कट सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, लेट मी बैक। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि क्या है ये। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है वो बेसिकली 2D डायग्राम्स होते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के किसी साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली उसका 2D डायग्राम ही रिप्रेजेंट करते हैं, और यही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग थ्री dimensional objects in 2 dimension. It is a form of parallel projection in which all the projection lines are orthogonal to the projection plane. यानी आप सिंपल सामने से देखोगे, अपने आप को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मानते हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, तो जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस होंगी वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होंगी। बस इसका बेसिक मतलब, इससे क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी 2 डायमेंशंस दिखेंगी। ऑब्वियसली 2 डायमेंशंस में क्या आएंगी, लेंथ आएगी, विड्थ आएगी या हाइट आएगी, दो कोई से भी 2 आ सकती है, ठीक है। तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है एक मेथड है जिसमें हम 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को 2D में देख सकते हैं, उसके साइड्स को देख सकते हैं, एक पार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डिफाइन एलिवेशन प्लान एंड इंड व्यू, सॉरी इट इज़ इंड व्यू, गलती से यहाँ पे मिस्टेक है तो आप इसे इग्नोर करना। एलिवेशन प्लान क्या होता है, ये कुछ नहीं है, आपको बस नाम से मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। जब भी जो फ्रंट व्यू होता है उसी को हम एलिवेशन बोलते हैं। कैसे? इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द वर्टिकल प्लेन एंड व्यूड फ्रॉम द फ्रंट। जब भी फ्रंट से आप देखोगे तो आपको एलिवेशन दिखेगा, और ये इस जो एलिवेशन होता है वही आपका फ्रंट व्यू है जो कि वर्टिकल प्लेन पे बनता है। इसी तरीके से प्लान और टॉप व्यू, जो टॉप व्यू है उसको हम प्लान बोलते हैं। तो अगर जो प्लान होगा ऑब्वियसली कहाँ पे बनेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, और इसे हम टॉप से व्यू करते हैं। तो एलिवेशन और प्लान कुछ नहीं है, वही जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हम जो बात करते हैं उन्हीं से रिलेटेड है। आप डायरेक्ट आप इन चीज़ों को रिलेट कई बार पूछ लेते हैं, हमें पता नहीं होता तो हम आंसर गलत करते हैं। इंड व्यू क्या है? इंड व्यू जो होता है, जो हम साइड व्यू देखते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ मेड ऑन लेफ्ट और राइट ऑफ द एलिवेशन डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट्स व्यू इज फ्रॉम द लेफ्ट और राइट ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी आप कहाँ से देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर देखना आप। व्हाट इज़ फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज़ थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसको कई बार डिफाइन कर सकते हो। पहले कह सकते हो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ऑब्जेक्ट को इमेजिन करते हैं कि वहाँ पे है, ओके। और इन दिस प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज आई सेड। इसमें क्या होता है कि जो एंगल जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में होगा, ठीक है। यानी जो हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है और ऑब्जर्वर यानी जो इसे व्यू कर रहा है उसके बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और इनको आप प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के टर्म से भी समझा सकते हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में होगा। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड एंगल को डिफाइन करूँ तो थर्ड एंगल, पहली बात कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस्ड होगा, और ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में हमारा जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा। यहाँ पे जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। जबकि आपने जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा था तो वहाँ पे क्या था, ये ऑपेक था। तो एक ही ये भी डिफरेंस है, ठीक है। तो आपसे कई बार एग्जामिनर बहुत बार पूछेगा कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस क्या है, तो आप इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड यू कैन प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि कोई पॉइंट है, कोई लाइन है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस्ड है, उसका ओरिएंटेशन आपसे एग्जामिनर पूछेगा और फिर कहेगा कि उसका शेप क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ कि एक पाइप है, वो पाइप जो है वो वर्टिकल प्लेन पर वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। आप इसका फ्रंट व्यू बताइए, तो फ्रंट व्यू क्या होगा, इसका फ्रंट व्यू होगा एक सर्कल, समझ रहे हो। और अगर उसका टॉप व्यू देखोगे तो वो एक रेक्टेंगल होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं सिंपल, कि आपको वो इमेजिन करने के लिए दे दें किसी क्वाड्रेंट में रखा हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट का शेप ध्यान रखना, और ऑब्जेक्ट के शेप को हमेशा पेन पेपर लेके बैठना। जब भी वाइवा चलेगा आप बस क्या करना, तुरंत ड्रॉ करना और आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ मुझे करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको छोड़ता हूँ, आप प्रिपेयर करना।
नोटेशन मेथड्स क्या है, टॉप व्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रंट व्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई पॉइंट है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जब क्वेश्चन में मिलता है हमें कैपिटल में होता है, लेकिन जब हम उसके टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू को बनाते हैं तो उसको स्मॉल लेटर से और कुछ डैश नोटेशंस के साथ करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, उसे आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन और भी हैं जो आपको आई थिंक प्रिपेयर करना चाहिए और आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आपको टाइटल ब्लॉक की साइज़ पता होना चाहिए, बॉर्डर लाइंस का मार्जिन पता होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक इस तरह से कुछ प्रिपरेशन अगर आप कर लेते हो तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर वाइवा and you will get the I think very good marks if you answer like this or if you explain any question on the concept basis. Okay, so best of luck for you. Please prepare accordingly and appear into the examination.